हेलो बच्चों। तो हम पिछली क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर हमने शुरू करा था। ठीक है। इस तो हमने क्या पढ़ा था, लाइट क्या होती है। ठीक है। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हमने पढ़ दिया था, और लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। ठीक है, ये तीन चीज़ें पढ़ दी थी। अब रिफ्लेक्शन जो होता था, मैंने आपको बताया, हमने एक प्लेन मिरर पढ़ा था। ठीक है। देखो, रिफ्लेक्शन जो होता है मिरर से होता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करूं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो दो टाइप की होती है जनरली। सबसे एक लेंगे हम प्लेन सरफेस, एक होती है इर्रेगुलर, और थर्ड वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्पेरिकल सरफेस। ठीक है। स्पेरिकल सरफेस दो टाइप की होती है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कॉनकेव आता है, एंड द अदर वन इज कॉनकेव, कॉन्वेक्स। ओके। कॉनकेव और कॉन्वेक्स हमने आज जनरली ये वाला टॉपिक कवर करना है। ठीक है। इस वाले टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो मैं हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्शन थ्रू स्पेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन थ्रू स्पेरिकल मिरर। देखो, स्पेरिकल मिरर क्या होंगे। स्पेरिकल मिरर, क्या बोला मैं, स्पेरिकल मिरर्स। ठीक है। स्पेरिकल मिरर्स क्या होंगे, तो स्पेरिकल मिरर नाम से पता चल रहा है, जो ऐसे मिरर जो स्पेयर से बने हों। ठीक है। ऐसे मिरर जो स्पेयर से बने हों। अब असल में होता क्या है, पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो अ मिरर whose reflecting surface is a part of hollow sphere। ठीक है। तो अब क्या होगा, ऐसा मिरर, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाई जाए जो हॉलो स्फीयर से बनी हो। ठीक है। अब देखो, डिटेल में तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ में। ठीक है। अब देखो डिटेल में होता क्या है। एक काम करना, इमेजिन करो, ये तो सर कोई जानता होगा, थोड़ा में डायग्राम खूबसूरत है। ये है बल्ब, किनका है, थॉमस अंकल का। ठीक है। थॉमस अंकल का बल्ब है, जो उसका बाहर की जो बॉडी होती है वो एक कांच की होती है, ग्लास की होती है, जो नियरली इक्वल टू हम कह सकते हैं स्पेयर की है। ठीक है। या वो आजकल जो गिफ्ट देते हैं आजकल बच्चे एक दूसरे को, समझ रहे होगे, एक बॉल जैसी स्पेयर की बनी होती है। तो एक इमेजिन करो, एक स्पेरिकल बॉल है हॉलो, किसकी बनी है, ग्लास की बनी है, हॉलो स्पेरिकल बॉल। ठीक है। अब इसको कट कर दो। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कितना कट करना चाहते हो। मैंने माना कि मैंने इतना हिस्सा इसका कट कर दिया। ठीक है। अब देखो, दो तरीके से कट हो सकती है बॉल। ठीक है। ये दो स्पेरिकल हॉलो स्पेरिकल बॉल हैं, मैंने इन दोनों को कट कर दिया, तो कुछ ऐसा एक सरफेस मिल जाएगी। ठीक है। जो एक ग्लास की होगी, ग्लास की सरफेस है। अब मैं इसको ले लूँगा, देखो यहाँ पे भी ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया। अब ये मिरर नहीं बना है, मिरर नहीं बना है। क्यों,
क्योंकि ये ग्लास है तो इसमें अगर कोई लाइट पास होती है तो ये क्या होगी, आर पार चली जाएगी। रिफ्लेक्स मिरर तो तब कहलाएगा जब इसमें रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अब बात आई इसको मिरर कैसे बनाएं। तो अगर मिरर बनाना है, देखो मिरर बनाना है तो मुझे कुछ ना कुछ पॉलिश करनी पड़ेगी। मैं क्या करता हूँ, एक हॉलो स्फेयर लेता हूँ, ठीक है, वो एक हिस्सा ले लेते हैं हॉलो स्फेयर का, ये ठीक है। अब मुझे बताइए आप, मैं किस हिस्से में पॉलिश कर सकता हूँ, क्या ये बाहर की साइड या अंदर की साइड, या अंदर की साइड करूँगा या बाहर की साइड करूँगा। तो जवाब होगा मैं दोनों ही साइड पॉलिश कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। मैं इधर करना चाहूँ, एक बार मैं बाहर से करता हूँ, एक बार मैं अंदर से कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा जब मैं पॉलिश बाहर से करूँगा, ठीक है, तो अब ये दोनों केसेस में जब हमने पॉलिश कर दी है तो ये बन चुका है मिरर, मिरर, मिरर। अब ये मिरर बन चुका है। अब सवाल उठता है क्या सर ये दोनों सेम टाइप के मिरर होंगे, सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, सेम टाइप की इमेज बनाएंगे? तो नहीं। अगर पॉलिश बाहर से है तो हम उसे बोलते हैं क्या, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और अगर पॉलिश अंदर से है तो उसे बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर पॉलिश बाहर से है तो कॉनकेव और पॉलिश अंदर से है तो कॉनकेव। तो हम इसका मतलब, अब देखो ये मिरर बने किससे हैं, एक हॉलो स्फेयर के किसी एक पार्ट से बने हैं। एक हॉलो स्फेयर हमें पता है, उसका एक पार्ट हमने लिया जिससे हमारा मिरर बना। इसीलिए मैंने डेफिनेशन में आपको लिखाया अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, कौन सी सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, जितने एरिया में रिफ्लेक्शन हो रहा है। ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है किससे बनी है, हॉलो स्फेरिकल स्फेयर से बनी हुई है, वो क्या कहलाते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो ये दोनों ही क्या हैं, हमारे स्फेरिकल मिरर हैं, और एक कॉनकेव मिरर है और एक कॉन्वेक्स मिरर है। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। है भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखो असल में होता क्या है, ये दोनों अलग टाइप के हैं, जरा क्या हैं, अलग टाइप के, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल ही अलग टाइप के हैं। एक के बाहर से पॉलिश करी, एक के अंदर से पॉलिश करी, ठीक है। अब देखो हमने जब प्लेन मिरर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि सरफेस, जिस सरफेस में हमें इमेज ऑब्जेक्ट रखना है उसके अपोजिट साइड पॉलिश हुई। अब जिस साइड पॉलिश हो रही हुई है उस साइड तो हम अपनी इमेज देखेंगे नहीं, उसके अपोजिट साइड हम जब खड़े होंगे तभी हमें अपनी इमेज बनती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जब मुझे अब यहाँ इमेज चाहिए तो मैं ऑब्जेक्ट को इस साइड रखूँगा, पॉलिश के अपोजिट साइड रखेंगे ऑब्जेक्ट को ऑलवेज, ठीक है। तो अगर अब क्या होगा, जब सन की रोशनी उस ऑब्जेक्ट में टकराएगी तो उससे रेज निकलेंगी, लाइट रेज रिफ्लेक्ट, जैसे हमने बताया था उस दिन क्या कि सन से मून में लाइट टकराती है तो वो लाइट टकरा के हमारी अर्थ तक पहुंचती है, जिसके कारण क्या होता है, हमें मून दिखता है। वैसे अगर मैंने यहाँ पर कोई कैंडल रखी है, अगर रूम की लाइट या कोई भी लाइट, कैंडल की लाइट भी कह रहे हैं, तो वो जब यहाँ से निकलेंगी कह रही लाइट रेज निकालेंगी, जो रेज इस मिरर में टकराएंगी, ओके, टकरा रही हैं, साफ साफ देख सकते हो आप। अब होता क्या है कि कॉनकेव क्या करता है, इन सारी रेज को एक पॉइंट में इकट्ठा कर देता है, चाहे कितनी रेज आए, एन नंबर है, वो एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाती है। अब ये एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रही है तो इनको बोला जाता है, ऐसे मिरर्स को बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर्स। और यहाँ पे क्या होगा, अब देखो अब सवाल उठता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, तो ऑब्जेक्ट इस ऑब्वियस सी बात है हम इस साइड रखेंगे। अब जब यहाँ से इमेज रेज आएंगी तो क्या करेंगी, जनरली याद रखना, ये पैरेलल रेज होंगी, क्या होंगी, जो भी पैरेलल रे आएगी वो कन्वर्ज होने के बजाय, अब अंदर पार तो जा नहीं सकती, कन्वर्ज होने के बजाय बाहर को डाइवर्ज होंगी, क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी। तो ये इकट्ठा होते हुए किसी एक पॉइंट पर, अब ये आ तो पाएंगी नहीं, तो ये इसका डॉटेड वर्चुअल हम दिखाते हैं, जैसे हमने पढ़ा था। तो जितनी भी रेस है इनका वर्चुअल जो है एक पॉइंट पे क्या करता है,
आता है, कन्वर्ज होता है। लेकिन रियल में रेस क्या कर रही हैं, यहाँ पे रेस फैल रही हैं, यहाँ पे रेस फैल रही हैं, यहाँ पे रेस इकट्ठा हो रही हैं। तो यहाँ पे कॉनकेव जो करता है कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, और कॉन्वेक्स जो है डाइवर्ज करता है, तो इसलिए इसी को डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर समझ में आ गए। ठीक हो गया। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर समझ में आ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम शुरू करेंगे अब नया टॉपिक इसी के आगे बढ़ते हुए कॉनकेव कॉन्वेक्स में। टर्म्स यूज इन स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर्स में हमारे क्या क्या टर्म्स यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, स्पेरिकल मिरर से हमारे क्या क्या टर्म्स यूज़ होने वाले हैं, उनको हम थोड़ा सा अब जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्पेरिकल मिरर्स में तो देखिए मैंने डायरेक्टली सब कुछ बना दिया है। टर्म्स यूज इन स्पेरिकल मिरर्स। देखो स्पेरिकल मिरर में क्या क्या टर्म्स हम यूज़ करने जा रहे हैं, पहले वो सब हमें पता होना चाहिए किस चीज़ को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये दिक्कत आती है वरना। देखो मैंने एक कॉनकेव मिरर भी बना दिया और कॉन्वेक्स मिरर भी बना दिया। ठीक है, सारे टर्म्स यहीं पे समझेंगे। तो कॉनकेव मिरर है तो ये कुछ ना कुछ किसी न किसी स्पेयर से ही बना होगा। अब वो स्पेयर को तो यहाँ पे हमने नहीं लिया है, लेकिन इमेजिन कर लेते हैं कुछ ऐसा स्पेयर वो रहा होगा। एकदम एग्जैक्ट गोल तो नहीं है, बट सॉरी आप समझ जाना। ठीक है, ये कुछ ऐसे स्पेयर से मिलके बना होगा। ठीक है, अब ये स्पेयर है तो इसका कोई सेंटर भी होगा। सबसे पहले करते हैं जो मिरर है उसके एकदम सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। देखो द सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। द सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। तो पोल क्या होगा, उस मिरर का, ये पूरे स्पेयर का नहीं, उस मिरर का जो सेंटर है वो क्या कहलाएगा, पोल। इसको पी से जनरली पी से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा पोल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी पोल क्या होगा, मिरर का सेंटर ही क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद पोल हमें समझ में आ गया कि जो भी मिरर है उसका सेंटर पॉइंट ही कहलाएगा, पोल कहलाएगा। उसके बाद है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ हॉलो स्पेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। ठीक है, जो ये मिरर जो बना हुआ है किसी का ना किसी हॉलो स्पेयर का पार्ट होगा। तो उस हॉलो स्पेयर का जो सेंटर होगा सी, इसको सी से डिनोट करते हैं। इस हॉलो स्पेयर का जो सेंटर रहा होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ तक तो दोनों मिरर में सेम बात चल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हम दोनों को कंबाइन पढ़े हैं तो जो जो चीज़ सेम है वही पढ़ते चलेंगे। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा क्लियर हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस आता है थर्ड वन। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच से जो स्ट्रेट लाइन पास होगी, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से बीच में जो स्ट्रेट लाइन पास होगी यही वो लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, यही वो लाइन है जो हमारी कहलाएगी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। यही क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर और पोल के बीच से पास होती हो वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, उसके बाद एक और सवाल उठता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। सिंपल सी बात है, इसमें सोचने वाली बात नहीं। रेडियस, उस स्पेयर की रेडियस जितनी है वही उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। या मैं बोलूँ पोल और सेंटर के बीच की जो दूरी है इसको आर से डिनोट करते हैं, वही क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ठीक है, क्लियर है सबको। ठीक है, ये इसे हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारे 4 पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, उस स्पेयर का एकदम सेंटर। पोल क्या है,
उस मिरर का सेंटर वाला पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सेंटर और पोल को पास करने वाली लाइन। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर और पोल के बीच की दूरी। हमें 4 पॉइंट सिंपल है, इससे कोई टफ नहीं है, क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, एक और पॉइंट आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ भी दिया जाता है डायरेक्ट। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस असल में है क्या? द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच ऑल द पैरेलल रेज कन्वर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। कॉनकेव, और यहाँ पे कन्वर्स की जगह पूरी डेफिनेशन में डाइवर्ज हो जाएगा। कैसे? देखो, ये कॉनकेव मिरर है। अभी हमने पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है। प्रिंस, अब तो सब कुछ जान चुके हो आप। ये पोल हो गया, ये किसी न किसी मिरर से बना होगा। ठीक है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेता हूँ और ये प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूँ। ठीक है, तो देखो, और यहाँ पे थोड़ा सा मिरर को ऐसे बनाता हूँ। असल में होता है क्या है कि इस मिरर को ऐसे, सॉरी, अंदर से क्या कर दिया, सही है। ऐसे बनाने का रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है कि देखो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा जाए तो अच्छा है, कन्फ्यूजन नहीं होता है। इसीलिए ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखते तो मिरर को मैंने उल्टा कर दिया ताकि ऑब्जेक्ट सेम साइड में रहे दोनों केस में, वरना ऑब्जेक्ट इस साइड आ जाता। ठीक है, अब जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी, जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी, 1 2, अभी तो मैं ज़्यादा तो ले नहीं सकते, 4 ले लेते हैं। जितनी भी ऐसी पैरेलल रेज जो किसके पैरेलल किसको माना जाएगा, ऐसी रेस किस रेस को पैरेलल माना जाएगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रेज हैं वो ऑलवेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, या हम कह सकते हैं एक पॉइंट पे कट करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस को। जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होंगी या जिस पॉइंट पे वो कट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है, थोड़ा गलत कर दिया मैंने, सेंटर यहाँ पे होगा, जिस पॉइंट पर कट करेंगी वही पॉइंट कहलाएगा उसका फोकस। इसको एफ से डिनोट करते हैं, या हम कह सकते हैं प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। अब सवाल ये उठता है कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में। अब देखो, कॉन्वेक्स में क्या होगा, जो भी कोई रे आ रही है वो डाइवर्ज हो जाया करेगी। अब यहाँ पे तो प्रिंसिपल एक्सिस में कभी कट ही नहीं कर पाएगी, तो इसका कोई फोकस नहीं होगा। कहें, अगर हम कहते हैं इसका कोई फोकस नहीं होगा तो वो गलत बात है, फोकस होता है। लेकिन हम देखो, जब इसका डॉटेड बनाते हैं, डॉटेड बनाने में जहाँ पे ये कट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को, वो फोकस कहलाता है। अब देखो, ये रियल रेस से कट होने पे मिल रहा है तो कॉनकेव का रियल फोकस होता है। ठीक है, और यहाँ पे रियल में कोई रे कट नहीं कर रही है, इसका हम क्या करते हैं, वर्चुअल बना रहे हैं, तो इसको ये भी बोल देते हैं, जो कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है, बस शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखो, कॉनकेव में क्या हुआ, कॉनकेव में जो पैरेलल रे, सिंपल भाषा में जो पैरेलल रे जिस पॉइंट पे कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, वो फोकस कहलाएगा। तो इसका फोकस इधर बना लेफ्ट हैंड साइड में, और ये रियल रे, रिफ्लेक्टेड रे से बन रहा है। और जो इसका जो फोकस बन रहा था वो लाइन डाइवर्स हो जा रही थी, रियल में कोई फोकस बन नहीं सकता, तो हम डॉटेड से दिखा रहे हैं, जहाँ पे डॉटेड कट कर रहा था उसे रियल फोकस, इसे क्या कहते हैं, वर्चुअल फोकस कहते हैं। तो इसके बाद प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव के लिए अलग होता है और कॉन्वेक्स के लिए अलग होता है। तो इतना पॉइंट क्लियर होने चाहिए हमें, जो जो टर्म्स हम यहाँ मिरर में यूज़ करने वाले हैं, लेंस में यूज़ करना है, क्योंकि देखो अभी हमें इमेज डायग्राम कहते हैं, इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, उसके लिए ये क्या है, ये पॉइंट्स हमें एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और इससे 1 या 2 नंबर, 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है कि इस डायग्राम को कंप्लीट करो। अगर देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता रहता है, कई बार पूछा आता है, कॉनकेव मिरर में एक रे आई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो कहाँ से जाएगी पूछ रहा है, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से ही जाएगी। ठीक है, अब देखो एक और चीज़, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इनके बीच में एक रिलेशन भी है। देखो, मान लो कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों के लिए है,
ठीक है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे इसका सेंटर है। तो इसका जो फोकस बनेगा ऑलवेज, मान लो यहाँ पे बना, तो इसका जो फोकस बनता है ऑलवेज क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम सेंटर पे ही बनता है। चाहे कैसा ही मिरर हो, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीचों बीच में बनता है इसका फोकस। और एक होती है फोकल लेंथ, ठीक है। अब तुम अपने दिमाग में बैठा लो, किसी भी चीज़ को, किसी भी लेंथ को हम मेज़र कर रहे हैं तो हम उसको ऑलवेज पोल से ही करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी लेंथ को हम मेज़र कर रहे थे उसको हम पोल से ही करते हैं। तो फोकल लेंथ जो होगी वो पोल और फोकस के बीच की दूरी होगी, ठीक है, ये एफ कहलाएगी। क्लियर है? अगर ये एफ है तो ये भी एफ होगा, क्योंकि ये भी एकदम इक्वल दूरी में है। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे वो क्या होगा, या आर बोलूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, एफ प्लस एफ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ एफ होगी, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी वो फोकल लेंथ की डबल होगी, ठीक है, क्योंकि वो एकदम सेंटर पे फोकस बनता है। तो फोकल लेंथ क्या होती है, पोल और फोकस के बीच की दूरी जो कहलाती है वो फोकल लेंथ, और पोल और सेंटर के बीच की दूरी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो अब हमने क्या पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन में आ जाते हैं कॉनकेव, वन बाय वन। देखिए हमने क्या पढ़ा था, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या जाना था, इनके टर्म्स जान लिए थे, क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम सारे टर्म्स वगैरह हमें पता चल ही चुके हैं, तो अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, पहले कॉनकेव के सारे इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर कॉन्वेक्स के सारे इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे इमेज बनती है और कितनी टाइप की इमेज बनती है, सारे केस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब केस जानने से पहले हम रूल्स जान लेंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन, इमेज डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जनरली 4 रूल्स हैं, ठीक है, हमें 4 रूल्स पढ़ने हैं। एक सेकेंड, हमें यहाँ पे कितने रूल्स पढ़ने हैं, 4 रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो वन बाय वन शुरू करते हैं, ठीक है। पहला रूल देखते हैं, पहला रूल हमारा क्या है, देखो सबको दिख रहा है, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसी रे, लाइट की रे, ऐसी लाइट की रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, वो क्या करेगी, पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑलवेज कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। चाहे वो यहाँ से हो, चाहे नीचे से बनाए, नीचे से रे बनाते तो भी वो फोकस से ही जाएगी। ये पहला रूल है, ये हमने पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसी कोई पैरेलल रे, ऐसा नहीं कि अगर तुम यहाँ पे कहने लगे कि ये कॉनकेव मिरर है और एक टेढ़ी रे आई, टकराई तिरछी, तो वो फोकस से जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पैरेलल रे होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के, तभी क्या होगा, वो फोकस से जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है रे लाइट, सेकंड रूल आता है। सेकंड रूल क्या करता है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो देखो ये मिरर है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। अब इसमें प्रिंसिपल एक्सिस रही ये, तो जरा टेढ़ी हो गई है, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब कहता है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है, a ray of light passing through the center of curvature of mirror is reflected back along the same path, वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी उसी पाथ में, जैसे यहाँ से गई तो उसी पाथ में लौट आएगी। बट यहाँ पे पैरेलल रे में क्या होता है, फोकस से जा रही थी, और यहाँ जो होगा वो सेंटर से जाएगी तो सेंटर से ही लौट आएगी। ये हमारा सेकंड रूल है, ठीक है। थर्ड रूल की बात करते हैं। देखिए थर्ड रूल में क्या होगा, क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस। डायग्राम बना लेते हैं पहले।
ये लेंस हो गया, मिरर हो गया, सॉरी, ये पोल हो गया। असल में वहाँ पे हमने पोल नहीं बनाया था, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो हम पोल बनाना भूल गए थे, लेकिन नोटिफाई ज़रूर करना पड़ेगा पोल को भी। यहाँ पे ये पोल होगा, ठीक है, ओके। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब क्या हो अगर कोई लाइट, ये सेंटर है, ये फोकस है, ठीक है, क्या हो अगर कोई लाइट क्या करे, फोकस से पास हो। अभी पहले हमारी पैरेलल गई, फिर सेंटर से गई। क्या हो अगर कोई लाइट फोकस से पास हो। अगर कोई लाइट फोकस से पास होगी तो क्या होगा, वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये फर्स्ट रूल का एकदम इन्वर्स है, उल्टा है, ठीक है। ये तीसरा रूल है। और फाइनली फोर्थ रूल क्या कहता है, हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव के कंप्लीट हो जानी चाहिए, टाइम है, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे क्या कहता है कि ये पोल है, ये फोकस है एंड ये सेंटर है। अभी देखो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी, फिर एक बार सेंटर से गई थी, फिर फोकस से गई थी। क्या हो अगर वो एग्जैक्टली क्या हो, सीधी आए और पोल पे टकराए, ठीक है। अगर कोई लाइन पोल पे टकराती है तो ये पोल वाला पॉइंट जो होता है सेम प्लेन मिरर की तरह बिहेव करने लगता है। जैसे प्लेन मिरर में क्या होता था, कोई लाइट टकरा रही है तो नॉर्मल के और इंसिडेंट एंगल इक्वल होता था, वैसे यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह बिहेव करती है। और ये मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो उसी एंगल में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। तो जब भी पोल से आएगी, जिस एंगल में वो प्रिंसिपल एक्सिस में टकरा रही है उसी एंगल में वो लौट जाएगी। ये चौथा रूल कहता है, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट टू द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्ट बैक आफ्टर मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये चार रूल हमें याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। तो पहला रूल था, जब फोकस से पैरेलल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फोकस से जाएगी, अगर सेंटर से पास हो रही है तो वही सेम पास सेंटर पे आ जाएगी, अगर फोकस से जाती है तो पैरेलल हो जाएगी, और अगर इन पोल पे टकराती है तो वो सेम एंगल में लौट जाएगी। ये तो हो गए चार क्या हमारे रूल्स, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे शुरू, ठीक है। तो हमने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं कि 4 रूल्स होते हैं कॉनकेव के लिए, उन्हीं रूल्स की हेल्प से हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे 6 के 6 केसों में, कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने पे कहाँ पे इमेज मिलेगी, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा और इमेज कहाँ पे होगी। तो उससे पहले हम जानेंगे कि कितनी पोजीशंस हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए हो सकती हैं। देखिए अगर कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये होगा इसका सेंटर, ये होगा फोकस, ये होगा पोल, ठीक है। अब क्या होगा, एक तो केस है कि हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर गए। अब सवाल ये उठता है कि इनफाइनाइट तो बहुत ज़्यादा दूरी हुई, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट होगा तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, है ना। तो देखो क्या होता है, मिरर्स के ऑप्टिक्स में जनरली इनफाइनाइट में कहते हैं, स्टार्स क्या है, इनफाइनाइट है, बहुत दूर है, ठीक है। तो क्या होता है, इनफाइनाइट का टर्म अब तुम्हारी अपर क्लास में चेंज हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब ये नहीं कि जो बहुत दूर हो, ठीक है, जो हमारी लिमिट से बहुत दूर हो। कैसे, देखो मैं कहता हूँ कि मुझे पैदल जाना है, मुझे समझ लो एरोप्लेन से जाना है, तो मुझे अगर अमेरिका जाना है तो मेरे लिए कोई बड़ा दूर नहीं है, मैं एरोप्लेन से जा सकता हूँ। बट अगर मुझसे कह दिया जाए कि तुम पैदल जाओ यहाँ से अमेरिका, ठीक है, तो वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो कहूँगा वो तो मेरे लिए इनफाइनाइट हो गया, है ना, वो मेरे लिए इनफाइनाइट है, जबकि वो है नहीं इनफाइनाइट, वो फाइनाइट डिस्टेंस है, बट उसको मैं एज इनफाइनाइट बोल सकता हूँ, जो मेरे बस से बाहर है। वैसे ही लेंस में भी यही होता है। देखो क्या होता है, अगर कोई लेंस देखे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये स्पेरिकल लेंस कितना सेंटीमीटर का होगा, मान लो 15 सेंटीमीटर का लेंस है, ठीक है, और इसका टोटल डायमीटर कितना 30 सेंटीमीटर हो गया, बहुत कम हुआ। अगर ऑब्जेक्ट रखा है मान लो
50 मीटर पे, तो 15 सेंटीमीटर के लिए 50 मीटर जो होगा वो बहुत ही दूर हो जाएगा, इसलिए हम कुछ ज़्यादा दूरी को यहाँ पे मिरर को क्या कहते थे, इस दूरी को क्या कहते थे, इनफाइनाइट कह देते हैं। ठीक है, अब खास बात ये है, एक छोटा सा पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो हम ऑलवेज क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही होंगी वो पैरेलल मानते हैं। क्या मानते हैं, पहले तो इनफाइनाइट से ऑलवेज पैरेलल रेज आती है। अगर कोई फाइनाइट पॉइंट है तो उससे रेज जो होती हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक है, वो एक पॉइंट सोर्स से निकल रही होती हैं। ये फाइनाइट डिस्टेंस के लिए है और वो इनफाइनाइट के लिए पैरेलल और फाइनाइट के लिए किसी पॉइंट सोर्स से निकलती है। ठीक है, देखते हैं कितनी पोजीशन हो सकती है। पहली क्या होगी, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, पहली पोजीशन क्या होगी कि हम इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रख दें। ठीक है, तो पहली पोजीशन क्या होगी हमारी, हम देखिए इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, अभी तो सिर्फ पोजीशन जानते हैं, इमेज फॉर्मेशन तो बाद की बात है। एक केस हो सकता है कि इनफाइनाइट पे हो, एक हो सकता है बियॉन्ड सी, मतलब कि इनफाइनाइट तो नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट तो नहीं है लेकिन सेंटर के कुछ पीछे है, सेंटर के कुछ पीछे है। तो ये सेकंड केस हो गया, ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया, बियॉन्ड सी, इनफाइनाइट नहीं है। उसका थर्ड केस हो सकता है कि एग्जैक्टली सेंटर पे हो जाए। क्या हो जाए, थर्ड केस सेंटर पे ऑब्जेक्ट रख दिया जाए। फोर्थ केस हो सकता है कि बिटवीन फोकस एंड सेंटर, या सेंटर और फोकस के बीच में फोर्थ केस हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं एट फोकस पे। उसके बाद फिफ्थ केस में क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली फोकस में अगर रख दो। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, सॉरी फ्रेम से बाहर ना हो जाए। और फाइनली सिक्स्थ केस होगा कि फोकस और पोल के बीच में हो जाए, जैसे कि यहाँ पे बिटवीन पोल एंड फोकस बनाया है। तो 6 केस हमारे पास होते हैं, पहला इनफाइनाइट, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा एग्जैक्टली सेंटर पे, चौथा सेंटर ऑफ फोकस में, पांचवा फोकस में, छठा पोल पे। ठीक है, अब इसकी एक ट्रिक है कि इमेज कहाँ बनेगी। तो देखो क्या होगा, जब भी इमेज ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगी, ये हमें याद रखना है, ये पहला। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा, वैसे ही इमेज भी एक एक स्टेप पीछे खिसकेगी। ठीक है, क्या होगा, जब इनफाइनाइट से हम सेंटर ऑफ फोकस के बीच में है तो फोकस के बाद कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ फोकस। तो बियॉन्ड सी अगर इमेज है, तो अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट है तो फोकस से आप एक पीछे जाएंगे और सेंटर ऑफ फोकस पे इमेज हो जाएगी। उसके बाद हम क्या आए, एक स्टेप आगे सेंटर पे जब हम होंगे तो एक स्टेप पीछे जाएंगे तो एग्जैक्टली सेंटर पे आएंगे। इमेज अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो इमेज भी सेंटर पे है। फिर सेंटर से एक स्टेप आगे आएंगे तो सेंटर के एक स्टेप पीछे सेंटर ऑफ फोकस पे इमेज होगी तो सेंटर के पीछे बियॉन्ड सेंटर बनेगी। और एक स्टेप आगे फोकस में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे। ठीक है, और फाइनली और पोल ऑफ इनफाइनाइट से दूर कोई चीज़ नहीं हो सकती, तो इनफाइनाइट से दूर क्या जाएंगे, तो यहाँ पे फोकस और पोल के केस में ये ऑब्जेक्ट इमेज जो बनती है बिहाइंड द मिरर बनती है, यहाँ पे बिहाइंड में इस एरिया में बनती है। ठीक है, ये बस अपने समझने के लिए। अब वन बाय वन देखो क्या होगा, इमेज डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे। अब एग्जैक्टली मैं कंपास से तो नहीं बना सकता, समझाने के लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है, पहला केस देखते हैं जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो। ठीक है, तो सबसे पहला केस है जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी है इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। ये देखो, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, सेकंड है, तीनों केस के लिए एक ही बार में कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। देखो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है क्योंकि एग्जैक्टली मैं कंपास से नहीं कर रहा हूँ, बस ये समझ लो कि बनाना कैसे है ये जानना जरूरी है। ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस,
तो जान चुके होगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ठीक है। ये इसका इन सब का पोल हो गया, ठीक है। और इसको अगर हम बनाते हैं तो लगभग लगभग यहाँ पे इसका सेंटर आना चाहिए, यहाँ पे सेंटर, ठीक है। एंड फोकस, 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 ये तीनों डायग्राम हमारे बन चुके हैं, ठीक है। अब पहला केस, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फानाइट। इन्फानाइट में तो रेस क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। अब याद करो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, अगर तुम्हें याद होगा तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कब बनती थी, जब दो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली कहीं पे मीट करती हैं तो वो रियल इमेज होती है। और इमेज कहाँ पे बनती है, जहाँ पे दो रे मिलती हैं। इमेज कहाँ बनती है, जहाँ पे कोई भी दो रे इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जब ये रे आएगी तो क्या होगी, ये फोकस से चली जाएगी। तो सब मानते हैं ये रे आई और फोकस से चले गई, ठीक है। और कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो क्या, अब क्या होगा, एक रे तो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो एक और रे इसको चाहिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ से दूसरी भी रे भेजी, तो वो भी कहाँ से गई, फोकस से ही गई, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे इस फोकस पे दोनों रे क्या कर रही हैं, दोनों रे क्या कर रही हैं, फोकस पे इंटरसेक्ट, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मीट कर रही हैं, फोकस में। तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, फोकस होगी। इमेज की पोजीशन क्या होगी, फोकस होगी। नेचर क्या होगा, देखो मैंने कहा रियल इमेज तब होगी जब दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी एक्चुअली में। तो यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मीट कर रही हैं, तो ये इमेज जो होगी रियल एंड इनवर्टेड। जो भी रियल इमेज होती है वो ऑलवेज उल्टी होती है, ठीक है। दूसरे केस में क्या है, अब इन्फिनिटी से बियॉन्ड द सेंटर आने की कोशिश करते हैं। इन्फिनिटी से बियॉन्ड द सेंटर आने की कोशिश करते हैं। अगर सेंटर के बियॉन्ड आएंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, देखो सेंटर के पीछे हम यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट है, समझ लो यहाँ पे एक कैंडल है, क्या है, कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर भी कैंडल है। तो यहाँ पे से अगर कोई पैरेलल रे आई तो कोई ये एक रे तो कन्फर्म है कि पैरेलल रहेगी। तो पैरेलल रे कहाँ से जाएगी, फोकस शायद थोड़ा दूर हो गया, फोकस से जाएगी। पैरेलल रे कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब दूसरी रे को क्या करते हैं, एक रे को क्या करता हूँ मैं, सेंटर से भेज देता हूँ। कहाँ से, सेंटर से। अभी हमने पढ़ा था अगर कोई रे सेंटर से जा रही है तो सेंटर को ही लौट आएगी। तो देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रे किस पॉइंट पे मीट करी, यहाँ पे। तो इसका मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, यहाँ पे सेंटर और फोकस के बीच में, कि यहाँ पे सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे थोड़ा ये डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो मैं तुम्हें बताता। तो इमेज कैसी बन रही होगी, जैसे कैंडल यहाँ पे सुलटी है तो इमेज यहाँ पे इस साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। इतनी साइज की इमेज बनेगी जो उल्टी होगी यहाँ पे, ठीक है, साइज छोटा है। तो मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन इन्फानाइट एंड सेंटर, सेंटर और इन्फानाइट के बीच में है, तो इमेज जो बनेगी वो बिटवीन सेंटर एंड फोकस बनेगी। क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही हम एक स्टेप आगे बढ़े तो इमेज एक स्टेप पीछे आ गई, सेंटर और फोकस में आ गई, ठीक है। थर्ड केस जो है वो है हमारा ऑब्जेक्ट अगर आप एग्जैक्टली कहाँ पे आ जाए, सेंटर पे आ जाए, ठीक है, सेंटर पे। तो ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो अगर कोई रे जा रही है तो कहाँ से पास होगी, पहली रे तो फोकस से पास होगी, ठीक है, क्लियर है। और जो नेक्स्ट रे है उसको क्या करते हैं, अगर मैं कोई रे को, या तो मैं एक काम करता हूँ, देखो सेंटर से तो आ नहीं सकती कोई रे, तो मैं फोकस से पास करा देता हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। जब फोकस से जाएगी तो इमेज क्या करेगी, सीधी, ये तो रे तो सीधी निकलेगी, थोड़ा सा ये एकदम एग्जैक्टली सेंटर की सीध में आएगी। कहाँ आएगी, जो कट करेगा यहाँ पे इंटरसेक्शन जो होगा एकदम सेंटर पे ही होगा, लाइन पे, ठीक है, एग्जैक्टली सेंटर की लाइन पे होगा। तो यहाँ पे जो इमेज बनती है कहेंगे वो क्या होता है, अगर जब तुम कंपास वम्पास से बनाएंगे तो ये एग्जैक्ट लोकेशन पे इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। अगर
एट सेंटर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी एट सेंटर ही होगी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगी, रियल रे है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और यहाँ पे भी रियल एंड इन्वर्टेड केस होगा, ठीक है। ये 3 केस हो गए। उसके बाद बाकी के 3 केस कर लेते हैं और टॉपिक को ख़त्म करते हैं। चलिए अब क्या होगा देख लेते हैं क्या होगा। तो ड्राइंग मेरी थोड़ा सा मुश्किल ही है। बचे 3 केस, ठीक है। ये थोड़ा सिमिलर है तो जल्दी हो जाएंगे। अब क्या होगा, अभी तक हम कहाँ पहुँचे थे, सेंटर तक पहुँच चुके थे। सेंटर से आके कहाँ बचता है, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। सेंटर और फोकस में ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या होगा, बिटवीन एट फोकस। यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर ऑफ फोकस के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, फोकस पे आएगा। और फाइनली बिटवीन पोल एंड फोकस। अब क्या हो जाएगा, पोल और फोकस के भी आगे आ जाएगा। ये 3 पोजीशन पे हमें इमेज देखनी है। तो पहले केस तो वही हर केस में सेम है। पहला पॉइंट, पहला लॉ तो क्या है कि जो पैरेलल आई वो फोकस से गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अब यहाँ पे सेंटर से तो पास नहीं कर सकते, कोई ऑब्जेक्ट तो सेंटर से आगे है। तो हम क्या कहेंगे, अगर कोई रे सेंटर से जा रही होती, ये थोड़ा ऊपर को आएगा, अगर कोई रे सेंटर से जा रही होती तो वापस वो सेंटर को ही रिटर्न हो रही होती। तो ये क्या करती, अब कहाँ में पे मिलती, थोड़ा कहीं पे यहाँ पे पीछे मिलेगी। और ये कहाँ मिलेगी, इमेज कह सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बियॉन्ड सी होगा, ठीक है। सी के पीछे होगी। उसके बाद एग्जैक्टली फोकस में क्या होता है, फोकस में एक खास बात होती है, ठीक है। जैसे ये पैरेलल गई तो फोकस गई, और जैसे ही ये सेंटर से टकराती है तो जने क्या हो जाती हैं, ये दोनों रे क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, पैरेलल। और पैरेलल रे को हम मानते हैं कि इन्फिनिट। ये पैरेलल होती नहीं है। अब तुम कहोगे पैरेलल लाइनें मिल कैसे जाती हैं, पैरेलल लाइन तो कितना ही आगे बढ़ा लो मिलती नहीं है। तो ये लगती पैरेलल है रियल में, लेकिन होता बहुत माइन्यूट सा इनमें डिफरेंस होता है एंगल का, जिससे हमें लगता है कि ये पैरेलल है। पैरेलल है नहीं, ये काफ़ी दूर जाके मिलती हैं, ठीक है। तो इनको पैरेलल ही मान लेते हैं। तो ये इन्फिनिट पे, तो इसका मतलब अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे होगी, इन्फिनिट। ये भी रियल में कहीं पे मिल रहे हैं तो इसको भी क्या कहते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। फाइनली बचा लास्ट केस, जब फोकस में होगा तो पहली लाइन गई और फोकस से पास हो गई, ठीक है। पहली रे जो गई प्रिंसिपल एक्सिस से गई तो फोकस से पास हो गई, और दूसरी रे जो आई, दूसरी रे जब सेंटर से आएगी, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जब पास होती है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होने लगती है। यहाँ पे तो एकदम मिल गई थी, फैलने लगी, थोड़ा पहली तो पैरेलल हो गई, और ज़्यादा फैल गई तो एक्सपेंड। अब इसको कितना ही दूर ले जाओ ये कभी नहीं मिल सकती। तो रियल में कोई रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी ही नहीं। जब रियल में कोई रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं करेंगे तो हमें इमेजनरी, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, आगे इसका वर्चुअल बनाएंगे। तो इसका वर्चुअल कहीं एक पॉइंट पे बियॉन्ड द मिरर मीट करता है, ठीक है, क्लियर है। बियॉन्ड द मिरर इसका वर्चुअल जो है मीट करता है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो इमेज है वो क्या है, कहाँ इमेज बनेगी, बताओ कहाँ बनेगी इमेज। तो ये देखो, अगर यहाँ पे इमेज जो बनेगी बिहाइंड द मिरर बनेगी। और यहाँ पे जो ये वाला केस है वो कहलाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये सारे केसेस में जैसे यहाँ पे कैंडल थी ऐसी, तो जो यहाँ पे एक इमेज मिलेगी कैंडल की वो ऐसी मिलेगी उल्टी।
यहाँ पे भी कैंडल अगर उल्टी है तो कैंडल यहाँ पे भी कैंडल क्या मिलेगी, उल्टी मिलेगी। ठीक है, ये वाले केस में भी इमेज उल्टी मिलती है। यहाँ पे भी मैंने बताया कैंडल जो होगी उल्टी होगी, और यहाँ पे भी जो इमेज बनेगी सेंटर पे वो उल्टी होगी, यहाँ सुलटी थी। ठीक है, ये सारे केस में इमेज उल्टी मिल रही है। बस ये वाले केस में क्या होता है, कैंडल ऐसी है और इमेज भी ऐसी और थोड़ा बड़ी मिलती है। ठीक है, क्लियर है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा टॉपिक और बताना था, लेकिन अब थोड़ा सा बैटरी लो गई मोबाइल की। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये याद रखना है कि एक और चीज़ जहाँ पर देखते हैं अगर समझ में आता है तो, जब तक ऑब्जेक्ट क्या है, एक सेकेंड देखो, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से आता है तो बहुत ही धुंधला होता है, डिमिनिश होता है, हाईली डिमिनिश कहते हैं। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से आता है हाईली डिमिनिश होता है, जैसे सेंटर पे पहुंचता है, सेंटर पे ये इमेज जो होती है प्लेन मिरर की तरह बनती है। जितना साइज इमेज का है उतना ही साइज ऑब्जेक्ट का भी होगा, और जितनी डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस में इमेज होगा। इसीलिए जहाँ पे सेंटर पे ही बनती है। ठीक है, यहाँ पे एकदम शार्प सेम साइज और सेम डिस्टेंस पे होती है प्लेन मिरर की तरह, लेकिन यहाँ से डिमिनिश थी, यहाँ पे एकदम क्लियर हो गई और सेम साइज की हो गई। और इससे आगे जाएंगे तो हम इमेज जो होगी क्या होगी, एनलार्ज होने लगेगी, जूम होने लगेगी, बड़ी दिखने लगेगी इमेज। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं सारे केसेस में। देखिए पहले केस में इमेज में साइज में ज़्यादा डिफरेंस था नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे भी इमेज क्या थी, थोड़ा बड़ी होने लगी, यहाँ पे एकदम सेम साइज की हो गई इमेज। ठीक है, और इससे आगे जब हम बढ़े तो इमेज अब बड़े साइज में बढ़ने लगी है, इन्फानाइट में और लंबी हो जाएगी। और जब वर्चुअल के केस में क्या होगा, इमेज अपोजिट साइड में बन जाएगी। और यहाँ पे भी वर्चुअल के केस में भी ऑब्जेक्ट से ज़्यादा डिस्टेंस पे होती है इमेज। ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से ज़्यादा ही होगी इमेज। क्लियर है। तो ये याद रखना है कि कहाँ पे इमेज छोटी होगी, कहाँ पे बड़ी होगी। और देख लीजिए फाइनली ये केस सारे याद करने हैं आपको, इसको प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए इन्फिनिटी पे फोकस पे हाईली डिमिनिश रियल, सिर्फ एक ही केस है जब सिर्फ एक ही केस है जब वर्चुअल है, वो कब होगा, जब पोल और फोकस पे इमेज आ जाए। बाकी सारे केस में इमेज रियल रहेगी। और देखो डिमिनिश है सेंटर पे आते ही इक्वल टू ऑब्जेक्ट हो गई, और सेंटर से आगे गए तो एनलार्ज, हाईली एनलार्ज होने लगी। ये चीज़ हमको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब इससे आगे जो टॉपिक है, हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस क्लास को जरूर देखना। वो है साइन कन्वेंशन। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आता ही है हर बार, और साइन कन्वेंशन उसके लिए आने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो साइन कन्वेंशन और उससे आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, और कॉनकेव के 2 ही केस हैं वो एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स हैं एक्चुअली, सॉरी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। और अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम या डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे कमेंट में पूछिए, चाहे आप मुझे व्हाट्सएप करिए। आपको मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ अपना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी डाउट हो आप मुझे इसमें कर सकते हैं। और स्पीड लैब्स में आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, उससे आपके प्रैक्टिस होगी। और नोट्स आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, स्पीड लैब्स में डाल दूंगा आप। ठीक है, तो वीडियो आज भी थोड़ा लंबी हो गई है, लेकिन हमारा काफ़ी टॉपिक कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम साइन कन्वेंशन करने वाले हैं और न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो प्लीज़ उस क्लास को मिस मत करिएगा और प्रैक्टिस करिए इस चैप्टर की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।